हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 24 से 27 अगस्त 4 दिन का 24, 25, 26 और 27 अगस्त का करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एज यूजुअल ये सारे क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप वहां से ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे और भी जो कंटेंट है, जीएस के क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और एग्जाम्स के ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। वो सारे भी आप इस टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए नेशनल आइकन होंगे। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय चुनाव आयोग ने किसको नेशनल आइकन के रूप में अभी किसके साथ एग्रीमेंट किया है। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा और आलिया भट्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने या चुनाव आयोग ने जो है वो सचिन तेंदुलकर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एमओयू साइन किया हुआ है। ठीक है, ये 23 अगस्त 2023 को ये एक समारोह में सचिन तेंदुलकर के साथ ये 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन या एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस साझेदारी के माध्यम से चुनाव आयोग का जो लक्ष्य है वो ये है, नागरिकों विशेष रूप से युवाओं और शहरी आबादी को मतदान की ओर आकर्षित करना है। चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि युवा और जो शहरी आबादी है वो मतदान में भाग लेने के लिए जो है मतदान में भाग नहीं लेते हैं। जो चुनाव आयोग है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि ऐसे लोग जो है अधिक से अधिक मात्रा में वोट करने के लिए आए, लेकिन वोट करने के लिए लोग उस मात्रा में जो है वो शहरी आबादी उस मात्रा में नहीं आ रही है। इन्हीं सब प्रयत्नों में से एक प्रयत्न ये चुनाव आयोग द्वारा किया गया है कि लोगों को मतदान के लिए आकर्षित किया जाए। ये चुनाव आयोग जो है वो शहरी और युवा उदासीनता की चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास कर रहा है। नए नए चुनाव आयोग जो है वो समाधान करने का प्रयास कर रहा है, नए नए तरीके विकसित कर रहा है कि किस तरह से जो है वो शहरी लोगों को और युवाओं को जो है वो चुनाव में वोटिंग मतदान के लिए क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए, मतदान केंद्रों तक उनको खींचा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक है, पुस्तक के आपको लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है मेघनाथ देसाई, सज्जन सिंह यादव, विपुल रिखी और अमिताभ कांत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो पुस्तक है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये विपुल रिखी द्वारा ये किताब जो है वो लिखी गई है। ठीक है, इस किताब में क्या है, कबीर के जीवन, उनकी कविताएं और उनके दृष्टिकोणों को दर्शाया गया है। यह लोकप्रिय किंवदंतियों के माध्यम से बताए गए उनके जीवन को या कबीरदास जी के जीवन को जो है वो बताता है पुस्तक। इसके साथ ही और भी जो अभी चर्चित पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का नाम और उनके लेखकों का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहली पुस्तक है अंबेडकर एक जीवन, ये शशि थरूर जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, सांसद है राज्यसभा से। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गरीबी, मेघनाथ देसाई जी ने लिखी हुई है। सचिन @50 और एक उस्ताद का जश्न, ये बोरिया मजूमदार जी की किताब है। वैक्सीन मैत्री सज्जन सिंह यादव जी की किताब है। और मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये अमिताभ कांत जी की किताब है। अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग में जो है पद पे रह चुके हैं। नीति आयोग के सीईओ जो है वो रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर अमिताभ कांत जी रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है मिगुएल डियाज कैनेल, श्रेथा थावसिन, सैंटियागो पेना और रिस्प टेप एर्डोगान। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये श्रेथा थावसिन जो है ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल क्या करता है कमीशन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, आपको कई बार क्या दिया जाएगा, 4 देशों के नाम दे दिए जाएंगे, उनके राष्ट्र प्रमुखों के नाम दे दिए जाएंगे साथ में, और उनको आपको मैच करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कमीशन पूछने लगा है। उसी बेसिस पे अभी जो इस वर्ष नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो नियुक्त हुए हैं, ये राष्ट्रपति जो नियुक्त हुए हैं उनकी लिस्ट है। तो क्यूबा के जो है वो मिगुएल डियाज कैनेल है, परागुआ, ब्राजील, टर्की, नेपाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश और नेपाल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाएगा बिकॉज भारत के पड़ोसी देश हैं। तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति बने हैं ये मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं, और नेपाल के जो राष्ट्रपति बने हैं वो रामचंद्र
पावडिल बने हैं। बाकी नेपाल में जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है वो काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग इस पे नजर रखिएगा, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद से पाकिस्तान, ठीक, उसके बाद श्रीलंका, तो यहाँ का जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए, वो आपके क्या है परीक्षा की दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा CSIR प्राइमा ET11, ठीक है, ये CSIR प्राइमा ET11 क्या है, आपको ये बताना है कि ये क्या है। जीनोम अनुक्रमित खेती है, कचरा रिसाइकलिंग प्लांट है, ड्रिप सिंचाई की नई पद्धति है, अथवा पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। ये जो CSIR प्राइमा ET है ये देश का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, मतलब ये बैटरी के माध्यम से चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर का जो विकास किया हुआ है ये CSIR के अंतर्गत संस्थान आता है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये दुर्गापुर में है, इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। और इस ट्रैक्टर का जो लक्ष्य है वो है 2 हेक्टेयर या उससे कम आकार के जोत वाले किसानों हेतु इसको विकसित किया है। वैसे किसान जो 2 हेक्टेयर से कम आकार की जोत रखते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर डिजाइन किया गया है, ठीक है। बैटरी बैकअप इसका इस तरह से डिजाइन किया है कि ये ट्रैक्टर जो है वो एक बार चार्ज होने पर 5 से 6 घंटे तक काम कर सकता है, और सभी प्रकार के कृषि यंत्र इसके साथ प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ट्रॉली लगाई जा सकती है, बुआई वगैरह के लिए जो और उपकरण होते हैं उन उपकरणों का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। ये इमेज है जो CSIR ने जारी की हुई है, नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है CSIR प्राइमा ET11, ठीक है, ये इस ट्रैक्टर का नाम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। ऑप्शन है सुब्रकांत पांडा, परमिंदर चोपड़ा, डॉक्टर सुमन के बेरी और अनंत माहेश्वरी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये परमिंदर चोपड़ा जी जो हैं ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रमुख या चीफ के रूप में अपॉइंट होने वाली जो है वो पहली महिला है, ठीक है। इसके अलावा और जो संस्थान है उनके अध्यक्ष, उनके प्रमुख लिखे हुए हैं, जैसे फिक्की जो है, फिक्की के जो अध्यक्ष हैं अभी इस टाइम पर वो सुब्रकांत पांडा जी हैं, नेस्कॉम के अध्यक्ष जो हैं वो अनंत माहेश्वरी जी हैं, भारत से G20 के मुख्य कोऑर्डिनेटर या चीफ कोऑर्डिनेटर जो रहे हैं ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है, और उसका दूसरा है भारत से G20 के शेरपा, ये अमिताभ कांत। ये 2 नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज G20 जो है वो इस वर्ष बहुत चर्चा में रहा है। भारत इस वर्ष जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी देख रहा है, अध्यक्षता देख रहा है, और इसमें जो G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर रहे हैं वो हर्षवर्धन श्रृंगला जी, और जो शेरपा रहे हैं वो अमिताभ कांत जी रहे हैं। इसके अलावा जो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये PT उषा जी हैं। नीति आयोग के CEO जो हैं अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये BVR सुब्रमण्यम है, और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। तो ये लगभग सभी नाम जो इसमें दिए हुए हैं ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हो सकता है परीक्षा में कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। सरकार ने एक नई योजना निकाली है, मेरा बिल मेरा अधिकार, बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है उपभोक्ता अधिकार, आयकर, GST और विद्युत बिल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये जो केंद्र सरकार की योजना है ये GST से संबंधित है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है वो GST से संबंधित है। ये क्या है, एक GST इनवॉइस प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, इनवॉइस प्रोत्साहन। इसे अभी 6 राज्यों में, जो राज्य हैं आसाम, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी या पुदुचेरी, दमन और द्वीप तथा दादरा और नागर हवेली में इसको लॉन्च किया गया है। इस जो इनवॉइस प्रोत्साहन योजना है, इस योजना के तहत GST बिल अपलोड करने पर नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आप कहीं से कोई परचेज करते हैं और आप बिल लेते हैं जिसमें GST का भी इंक्लूजन है, वैसे बिलों को आप इसमें अपलोड करेंगे तो उसमें आपको क्या है, कैश प्राइज दिया जाएगा। इस तरह की योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। ये वस्तु एवं सेवा कर GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बिल मेरा अधिकार योजना के पात्र होंगे। जितने भी जो GST के रजिस्टर्ड जो प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो गुड्स के या सर्विसेज के जो हैं वो प्रोवाइडर्स हैं जिनका GST रजिस्ट्रेशन है, वैसे लोग जो भी अपने उपभोक्ताओं को, अपने कंज्यूमर्स को बिल जारी करेंगे वो सारे बिल जो हैं वो इस योजना के पात्र होंगे। अर्थात आप उन बिलों को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उन पर आपको नगद पुरस्कार जो है वो मिलने की संभावना है।
ठीक है, इस तरह से ये सरकार ने योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्के लड़ाकू विमान, ठीक है, लाइट जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LAC, ठीक है, ये तेजस ने करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये तेजस विमान से जो है वो मिसाइल का परीक्षण किया है। आपको नाम बताना है मिसाइल का, अग्नि 3, पृथ्वी, प्रहार और अस्त्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये अस्त्र मिसाइल का जो है वो अभी परीक्षण किया गया है, तेजस विमान से किया गया है। मतलब तेजस विमान में ये फिट थी और करीब 20,000 की ऊंचाई पर 20,000 की ऊंचाई पर जो है वो ये क्या किया गया है, 20,000 फीट की ऊंचाई पर परीक्षण किया गया है। ठीक, ये अस्त्र जो है या जो अस्त्र मिसाइल है ये स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है, विजुअल रेंज जो होती है जो आपको सामने दिखाई दे, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा या एयर टू एयर, मतलब इसको हवा में ही लॉन्च किया जाएगा और हवा के ही टारगेट को ये क्या करेगी, मार गिराएगी। तो एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल का गोवा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस प्रक्षेपण में तेजस की युद्धक क्षमताएं जो है, कॉम्बैट कैपेसिटीज जो है वो बढ़ेंगी और आयातित हथियारों पर क्या करेगी, जो है भारत की निर्भरता जो है कम होगी। मतलब भारत अब जो अपने फाइटर प्लेन्स हैं उनमें अपनी ही स्वदेशी निर्मित मिसाइलों का प्रयोग करेगा, तो नॉर्मल है कि आयातित हथियारों पर भारत की निर्भरता जो है वो कम होगी। बाकी भारतीय वायुसेना जो है वो पहले ही अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत या इंटीग्रेटेड कर चुका है। अर्थात ये जो अस्त्र मिसाइलें हैं इनको सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेट किया जा सका है, लगाई जा चुकी हैं। ये सुखोई से भी लॉन्च हो सकती हैं और अभी इसका जो सफल परीक्षण हुआ है ये तेजस विमानों से भी इसका सफल परीक्षण हो गया है। तो अब इन दोनों विमानों में ये मिसाइलें जो हैं, स्वदेशी निर्मित मिसाइलें प्रयोग की जा सकती हैं और ये एयर टू एयर मिसाइल है। हाँ, एक काम आप कर लीजिएगा कि अस्त्र मिसाइल की जो रेंज है, ठीक है, वो रेंज आप जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज कई बार इसकी रेंज भी पूछ ली जाती है, ठीक है, कि ये कितने किलोमीटर तक मार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, चीफ विजिलेंस कमीशन, वो सॉरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं पर सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। आपको इस बोर्ड के जो एडवाइजरी बोर्ड है इसके अध्यक्ष का नाम बताना है। ऑप्शन है रविकांत, सुरेश एन पटेल, रजनीकांत मिश्रा और पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये जो बोर्ड बना हुआ है, एडवाइजरी बोर्ड जो बना हुआ है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो सुरेश एन पटेल हैं। ये क्या है, ये एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो गया, एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इस बोर्ड के, इन सदस्यों का और अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का है, ठीक है। ये ABBFF यानी जो है एडवाइजरी बोर्ड ऑन फाइनेंस, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, इसके 4 सदस्य जो हैं वो रविकांत, रजनीकांत मिश्रा, डेविड रस्किन्हा और पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ये 4 जो हैं इसके मेंबर हैं। और अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, सुरेश एन पटेल जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, सभी PSB पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को अब 3 करोड़ या उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों को सलाह के लिए ABBFF के पास भेजना आवश्यक है। ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई फ्रॉड जो है वो बैंकों में, पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज में या पब्लिक सेक्टर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई धोखाधड़ी का मामला आता है जिसकी जो अमाउंट है वो 3 करोड़ से अधिक है, तो वैसे मामलों को इस सलाहकारी बोर्ड के पास भेजना जो है वो बाध्यता कर दी गई, ये आपको भेजना ही होगा। और ये जो बोर्ड है इसका जो मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा, ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से मंजूरी के बाद भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में होगा। अभी तक भारत में 53 बाघ अभ्यारण्य हैं जिनको जो है NTCA से मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। अब 54वें को मंजूरी मिली है, आपको बताना है ये किस राज्य में होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो बाघ अभ्यारण्य 54वां बाघ अभ्यारण्य होगा जो देश का, वो राजस्थान राज्य में बनाया जा रहा है। इसकी मंजूरी जो है वो बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दी जा चुकी है, ठीक है। ये भारत के राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में अपना 54वां बाघ अभ्यारण्य मिल गया है,
ठीक है। राजस्थान में जो है वो अभी ऑलरेडी 4 बाघ अभ्यारण्य है, एक रणथंभौर है, दूसरा सरिस्का है, तीसरा मुकुंदरा हिल्स है और चौथा रामगढ़ विषधारी। ठीक है, ये 4 जो है वो बाघ अभ्यारण्य ऑलरेडी है। 5वां अभ्यारण्य जो है ये अभी इनको मिल गया है। बाकी अभी जो भारत की बाघों की संख्या जो है वो वर्ष 2018 में 2 थी, अब यह 2022 में बढ़कर कितनी हो गई, 3682 हो गई है। ये अभी जो रिसेंट जनगणना हुई थी जिसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें जो संख्या आई है वो 3682 आई है और यह जो वृद्धि है वो 6% की वार्षिक वृद्धि है। ये डेटा आप याद कर लीजिएगा कि भारत में वर्तमान में टाइगरों की संख्या कितनी है, 3682, और जो वृद्धि दर रही है वो 6% वार्षिक वृद्धि दर रही है। इसके अलावा देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है, कुल 785 संख्या है। इसके बाद कर्नाटक है, यहाँ पर 563 है, उत्तराखंड में 560 है और महाराष्ट्र में 444 है। ये 4 जो शीर्ष राज्य हैं बाघों की दृष्टि से, बाघों की जनसंख्या की दृष्टि से, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। और 5वां जो अभी नया 54वां बाघ अभ्यारण्य है वो राजस्थान में बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव या सदर्न पोल पर उतरने वाला कौन सा देश बन गया है। मतलब कौन कौन से देश जो है वो अभी तक क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर उतर गए हैं। भारत का नंबर बताना है। ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो लैंड करने वाला भारत क्या है, पहला देश बना है। अभी तक कोई भी देश जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है। ठीक है, बाकी पहले तो चंद्रयान 3 मिशन जो है इसके परियोजना निदेशक या प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है ये पी बीर मुथुवेल हैं। ठीक है, और मिशन के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, मिशन के डायरेक्टर जो रहे हैं वो एम श्रीकांत जी रहे हैं। और यूएसएसआर जो इसको रसिया बोलते हैं, जो यूनाइटेड जो रसिया था, ठीक है, सोवियत रूस जिसको बोलते थे, तो सोवियत रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। मतलब इसके पहले 3 देश जो है वो चंद्रमा पर उतर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर या सदर्न पोल पर अभी तक कोई भी देश नहीं उतरा था। सदर्न पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश है। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में और है, इसको 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहली तो इंपॉर्टेंट डेट ये हो जाएगी कि ये लॉन्चिंग कब हुई, ये 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग हुई। चंद्रयान इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसके जितने भी फैक्ट्स हैं आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये 23 अगस्त 2023 को शाम करीब 6:04 पर चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरा है और इस मिशन का जो जीवन काल इन्होंने बताया है 1 चंद्र दिवस अर्थात 14 पृथ्वी दिवस। मतलब जितना टाइम 14 दिन में लगता है पृथ्वी पर, उतने दिन का चंद्रमा पर 1 दिन होता है। तो इसका जो जीवन काल है 1 चंद्र दिवस का है, बिकॉज इसमें जो पैनल्स लगे हुए हैं। तो चंद्रमा पर क्या होगा कि जब रात हो जाएगी, धूप नहीं रहेगी, तो वहां पर टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा है, वहां माइनस में बहुत अधिक तापमान चला जाएगा नीचे, तो जिससे माना जा रहा है कि उपकरण इसके दोबारा चालू नहीं हो पाएंगे और मिशन का जीवन काल जो है वो इतने ही दिन रहने वाला है। ठीक है, बाकी इस जो मिशन के उद्देश्य हैं, ये मिशन के उद्देश्यों में क्या था कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। भारत क्या करना चाहता है, चंद्रमा पर मानव भेजना चाहता है, मानवीय मिशन भेजना चाहता है। तो वैसे मिशनों के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करना जो है वो आवश्यक है। तो इसी सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है एक लक्ष्य। बाकी रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, भारत की क्षमताओं को क्या है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, इसके अलावा यथा स्थान या इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। अभी तक क्या होता था कि कंप्यूटराइज्ड डेटा के बेस पे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स होते थे, बट इससे क्या होगा कि वहीं चंद्रमा पर ही इस रोवर के माध्यम से क्या किया जाएगा, यथा स्थान मतलब चंद्रमा पर ही क्या किया जाएगा, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि भारत जो है आने वाले समय में चंद्रमा पर जो है मैन्ड मिशन भेजना चाहता है। तो वैसे में सॉफ्ट लैंडिंग करवाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं आर वेंकट रमणी, रवनीत कौर, ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसका जो सही जवाब है
ऑप्शन डी है, ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी जो हैं वो एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष जो हैं बन गए हैं। कुछ डिटेल एनजीटी के बारे में है। इसकी स्थापना जो है वो पर्यावरणीय विवादों के प्रभावों और शीघ्र निपटान के लिए हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की है। ये इसका जो अध्यक्ष बनता है केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से एनजीटी के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति करते हैं, केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। ठीक है, यह भारत में पर्यावरण संरक्षण और वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को संभालता है। वैसे मामले जो हैं विवाद की स्थिति में क्या जाते हैं, एनजीटी के पास जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बाद एनजीटी या ऐसा ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापना करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। ठीक है, भारत के पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस तरह के ट्रिब्यूनल जो है स्थापित किए थे, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, भारत क्या है, दुनिया का तीसरा देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CR राव का निधन हो गया है। यह थे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है सांख्यिकीविद, इतिहासकार, वैज्ञानिक और लेखक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। CR राव जी जो हैं वो भारत के प्रसिद्ध या रिनोन जो है वो सांख्यिकीविद रहे हैं। ठीक है, CR राव जी। ठीक, ये क्या है, इनका पूरा नाम जो है वो कैलिमपुड़ी राधा कृष्ण राव का 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसके निदेशक या डायरेक्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्ष 1968 में इन्हें पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 19 एस भटनागर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। और 1967 में उन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना गया था। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के रूप में इनको चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ में आमूलचूल परिवर्तन या डीआरडीओ की ओवरहॉलिंग के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर क्या है, एक नई जो है समिति बनी है जो डीआरडीओ में क्या करेगा, ओवरहॉलिंग का के लिए सजेशंस देगा। तो उस समिति के अध्यक्ष जो हैं आपको बताना है कौन होंगे। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, एच सोमनाथ, विजय राघवन और समीर बी कामत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये विजय राघवन जी जो हैं वो ऐसी गठित समिति के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले हैं। ठीक है, यह समिति जो है ये 9 सदस्यीय समिति होगी। और इसमें क्या है, इस समिति का जो उद्देश्य है वो है डीआरडीओ की भूमिका की समीक्षा और उसे फिर से परिभाषित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। जो डीआरडीओ की अभी भूमिका है उसका असेसमेंट करना है और उसको रीडिफाइन करना है, इसके लिए समिति का गठन हुआ है। और यह समिति जो है वो 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। बाकी आपको पता होगा ये डीआरडीओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है FIDE विश्व कप शतरंज 2023। शतरंज का विश्व कप है वर्ष 2023 का। इसमें उप विजेता रहे हैं। ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, फेबियानो कारुआना और निजात अवासो। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये है आर प्रज्ञानंद जो है ये विश्व कप शतरंज 2023 में क्या रहे हैं, उप विजेता रहे हैं। मैग्नस कार्लसन जो है वो विजेता रहे हैं इसमें। ठीक है, ये जो विश्व कप हुआ है ये 29 जुलाई से 25 अगस्त तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। और मैग्नस कार्लसन ने जो है वो पहली बार ये FIDE विश्व कप जो है वो जीता है। और कार्लसन ने जो है वो फाइनल में भारत के प्रज्ञानंद को हराया हुआ है। प्रज्ञानंद जी जो है वो उप विजेता रहे हैं। आर प्रज्ञानंद जो है वो शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इनसे कम उम्र का कोई भी अभी खिलाड़ी जो है वो शतरंज विश्व कप फाइनल में नहीं पहुंचा है। ठीक है, इसके अलावा फेबियानो कारुआना और निजात अवासोव ये हैं, ये क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर इन्होंने टूर्नामेंट समाप्त किया है। 3rd पोजीशन जो रही है फेबियानो कारुआना की और 4th पोजीशन निजात अवासोव। 1st पोजीशन जो है वो मैग्नस कार्लसन और उसके बाद से दूसरे स्थान पर भारत के प्रज्ञानंद। ठीक है, तो ये हो गया शतरंज विश्व कप के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नेशनल जो है सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पर, ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है।
ठीक है, ये जो आयोजन हुआ है इसका 24 और 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर में इसको आयोजन। सम्मेलन में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। सम्मेलन में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा हुई है, किस तरह से नागरिकों को क्या किया जाए, एडवांस फैसिलिटीज, अच्छे से अच्छी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई जाएं, इस पर चर्चा हुई है। और सम्मेलन में विकासशील भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना विषय पर मंथन किया गया। ये विषय रहा है इसका सम्मेलन की चर्चा का, विकासशील भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना। बाकी इंपॉर्टेंट यही है कि ये सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित हुआ है, ठीक है, 24-25 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पूरी तरह से कार्बन नकारात्मक गैरीसन बनाने का गौरव हासिल किया है, बनने का गौरव हासिल किया है। भारत का कौन सा गैरीसन है जो पूर्णतः क्या है, कार्बन जो है नेगेटिव, कार्बन नकारात्मक बन गया है? ऑप्शंस है राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज उत्तराखंड, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे क्या है, भारत का पहला जो है पूरी तरह से कार्बन नेगेटिव गैरीसन बनने का इसको गौरव प्राप्त हुआ है। इन्होंने क्या किया है, 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को चालू करने के बाद यह भारत में पहला पूरी तरह से कार्बन नकारात्मक गैरीसन बनने का गौरव हासिल किया है। भारत की अभी जो कुल स्थापित बिजली क्षमता है उसका 40% जो भाग है वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है और सौर ऊर्जा उनमें सबसे बड़ी है, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है, उसमें सबसे अधिक या सबसे ज्यादा योगदान सौर ऊर्जा का ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस है पुष्पा, मिमी, गंगूबाई काठियावाड़ी और रॉकेटरी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये रॉकेटरी मूवी या रॉकेटरी पिक्चर ने जो है वो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता हुआ है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में, ठीक है। इसके अलावा और जो पुरस्कार हुए हैं वो लिखे हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो रॉकेटरी हो गई, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक जो है वो निखिल महाजन गोदावरी, सबसे लोकप्रिय फिल्म जो रही है वो RRR, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल को मिला हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ पुरस्कार हैं वो भी लिखे हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है वो अल्लू अर्जुन को मिला है, उनकी पिक्चर पुष्पा में एक्टिंग करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से, आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो रहे हैं वो पंकज त्रिपाठी, सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी जी द कश्मीर फाइल्स के लिए, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो रही है वो सरदार उधम सिंह रही है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड्स रहे हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड फिल्म फेयर के, ठीक है, वो हैं। बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो इस बार कहाँ रखे गए थे, और जहां रखे गए हैं ये पहली बार रखे गए हैं, इसके पहले वहां पर इनका आयोजन नहीं हुआ है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहां पर इनका आयोजन होता है, वेन्यू भी इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है आगरा, ठाणे, इंदौर और भोपाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें इंदौर ने 200 में 187 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। बाकी इंदौर जो है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में भी शीर्ष स्थान पर रहा है। इंदौर का AQI, ठीक है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रहा है वो 84 रहा है, संतोषजनक रहा है। इसके बाद आगरा और ठाणे क्रमशः 186 और 185.2 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थानों पर रहे हैं। वही 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में आगरा दूसरे स्थान पर, ठाणे तीसरे स्थान पर। और ये रिपोर्ट जो जारी की है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। इसमें इंदौर प्रथम स्थान पर, आगरा द्वितीय और ठाणे जो है वो तृतीय स्थान पर 10 लाख से अधिक आबादी वाली जनसंख्या श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम होगा, आपको नया नाम बताना है। ऑप्शंस हैं सुदर्शनी महिला लीग, शक्ति महिला लीग और दुर्गा महिला लीग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये खेलो इंडिया महिला लीग का नाम जो रखा गया है वो अस्मिता महिला लीग अभी चेंज किया गया है, ठीक है। ये आधिकारिक तौर पर अब इसको अस्मिता महिला लीग के रूप में
जाना जाता है। ये अस्मिता का जो फुल फॉर्म है, विस्तृत नाम जो है वो है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, ये अस्मिता का फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ये अस्मिता पोर्टल जो है ये एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। यह किसी भी स्कूल, कॉलेज, सरकारी या निजी संगठन को अस्मिता महिला लीग की मेजबानी करने और खेलो इंडिया का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगा। इस पोर्टल के थ्रू क्या है, आप जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स। ठीक है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है? इसरो के साथ कौन सी दूसरी एजेंसी है उसका नाम बताना है। ऑप्शंस हैं RFSA, ESA, NASA, नासा या JAXA, JAXA। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये नासा और JAXA, JAXA, ये स्पेस एजेंसी जो है इनका संयुक्त मिशन है। इसको चंद्रयान 4 के नाम से भी जाना जा रहा है लूपेक्स को। ये JAXA जो है इसका फुल फॉर्म है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये एजेंसी क्या कर रही है, इस मिशन के लिए रोवर जो है वो विकसित कर रही है, जबकि लैंडर जो है वो इसरो द्वारा विकसित किया। जैसे चंद्रयान 3 जो अभी गया था, इसमें लैंडर और रोवर दोनों भारत ने विकसित किए थे। लैंडर का नाम जो रखा हुआ था वो विक्रम रखा हुआ था और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा हुआ था। जबकि इस मिशन में, जिसको चंद्रयान 4 के नाम से भी जाना जा रहा है, इसमें जो रोवर होगा वो जापान का होगा और लैंडर जो होगा वो भारत का होगा। ठीक है, और ये रोवर जो है न केवल इसरो और JAXA के उपकरण लेकर जाएगा, बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपकरण भी ये लेकर जाएगा। ठीक है, ये दो एजेंसियों के उपकरण और लेकर जाएगा। इसका उद्देश्य जो है वो स्थायी गतिविधियों के लिए चंद्रमा पर आधार या बेस स्थापित करने के लिए चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र की उपयुक्तता का पता लगाना है। वहां पर एक परमानेंट बेस स्थापित किया जाए जिससे चंद्रमा पर और अधिक शोध जो किया जा सके, अधिक से अधिक शोध किया जा सके, वैसे स्थान के चयन के लिए जो है ये क्या किया जा रहा है, इस मिशन का जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए क्वेश्चंस का टाइमली अपडेट, नए वीडियोस का टाइमली अपडेट मिलता रहे। और फ्री पीडीएफ्स के लिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।